नमस्कार जी, मैं नारायणलाल खारोल आज आपके बीच में दोबारा वीडियो लेकर के आया हूँ। तकरीबन 10 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था इसी पाठ का। मतलब हम पाठ पढ़ रहे थे राजस्थान शिक्षक बोर्ड की विज्ञान की किताब का पाठ नंबर 6, जिस पाठ का नाम रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उत्प्रेरक है। आज हम उसका भाग 5 पढ़ाने के लिए आए हैं और जो पढ़ाने के लिए आए वो बिंदु मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया कि ये मेरे को बताना। इसका मतलब आप समझो कि मैंने भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 वीडियो हमने आपके बीच में भेज दिया है। तो उस वीडियो में क्या भेजा उसके बारे में मैं सबसे पहले आपको दोबारा बता देता हूं कि मैंने क्या भेजा। पहला वीडियो आपको भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर बता रहा था। दूसरा वीडियो आपको बता रहा था कि रासायनिक समीकरण होती क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या है और रासायनिक समीकरण की कमियां क्या है, सीमाएं क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। ये हमने अपने दूसरे वीडियो में देखा था। वीडियो नंबर 3 में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकार पढ़ना चालू कर दिया था और उसमें हमने एक तो पढ़ी थी संयुग्मन अभिक्रिया, जिसको योगशील अभिक्रिया कहते हैं, और दूसरी अभिक्रिया हमने उसमें पढ़ी थी अपघटनीय अभिक्रिया, जिसमें विद्युत के द्वारा भी अपघटन पढ़ा, हमने उष्मा के द्वारा अपघटन पढ़ा और प्रकाश के द्वारा अपघटन पढ़ा। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हम और आगे बढ़े और चौथे नंबर का वीडियो लाए। चौथे नंबर की वीडियो में हमने आपके बीच में विस्थापन और द्विविस्थापन जैसी अभिक्रियाओं पर चर्चा की। तो चलिए आइए अब हम क्या करते हैं और अभिक्रियाओं के प्रकारों को पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ जो भी चीज मुझे इस वीडियो में बतानी है मैंने ये लिख दिया कि भाई ये चीज मुझे पढ़ानी है। वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, मतलब वेलोसिटी के आधार पर रिएक्शन कितने प्रकार की होती है वो चीज पढ़ानी है। तो मैं आपको सीधा लिख देता हूं वेग के आधार पर कि अभिक्रिया तेजी से संपन्न होगी कि अभिक्रिया को पूरा होने में कई घंटे, कई साल, कई दिन लगेंगे। इस आधार पर, वेग के आधार पर, वेलोसिटी के आधार पर रिएक्शनें जो होती हैं, अभिक्रिया जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक अभिक्रिया तो होती है तीव्र अभिक्रिया और जिसको हम फास्ट रिएक्शन बोल सकते हैं, और एक होती है मंद अभिक्रिया, धीमी अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। तो मंद अभिक्रिया और तीव्र अभिक्रिया ये हमारा गाँव। तो इसका मतलब ये तो बड़ा इजी सी चीज है। पहला टॉपिक तो कोई झंझट ही नहीं है कि भाई हमें अगर अभिक्रियाओं को बांटना होवे और वो वेग के आधार पर बांटना होवे तो वेग के आधार पर हम 2 अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, एक तो तीव्र अभिक्रिया और एक मंद अभिक्रिया। अंग्रेजी में बोले तो एक तो फास्ट रिएक्शन और एक स्लो रिएक्शन। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, तीव्र अभिक्रिया का अर्थ या तीव्र अभिक्रिया हमको उदाहरण सहित पढ़नी है। तो चलिए हम उन उदाहरणों का चर्चा करेंगे और वो उदाहरण कौन से होंगे जो हमारी राजस्थान शिक्षा बोर्ड की विज्ञान की किताब में लिख रखे होंगे, उनके माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले जो तीव्र अभिक्रिया, अब चूंकि आप समझदार हैं और समझदारों के लिए इशारा ही काफी होता है। क्या इशारा काफी होता है कि शब्द से पता चल जाएगा कि ऐसी अभिक्रिया जो तीव्र का मतलब अत्यंत तेजी से संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को, अब सिंपल सा शब्द याद रखो तो केवल ये शब्द ध्यान में रख सकते हो कि अत्यंत तेजी से संपन्न होने वाली, ये हमारी लेखनी है, आप लोग शब्दों को ढंग से सुने। अत्यंत तेजी से संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके उदाहरण के माध्यम से समझे, तो उदाहरण के माध्यम से क्या समझेंगे, तो एक बड़ी फेमस रिएक्शन है और वो फेमस रिएक्शन है अम्ल की क्षार के साथ। अम्ल कौन सी, क्षार कौन सी, मतलब अत्यंत तेजी से संपन्न होने वाली रासायनिक अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। और अब देख लीजिए उसके उदाहरण कौन से हैं। तो हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो उदाहरण से अगर समझने का प्रयास करें तो आप उदाहरण समझिए कि तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए क्या है, एक ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें अगर हम क्षार मिलाए NOH, ये प्रबल क्षार है। HCl में NOH मिलाए तो क्या बनता है, NaCl जो खाने का नमक जो लवण होता है वो, और साथ में बन गया पानी H2O। तो ये आपके पास क्या है, तीव्र अभिक्रिया का एक शानदार उदाहरण है। कि इतना शानदार उदाहरण है कि ये केवल 10⁻⁻10 सेकंड में अभिक्रिया पूरी हो जाती है। मतलब इतना, मतलब 1 सेकंड भी समझ लेते साहब जी, 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में अगर आप जैसे HCl में NaOH डालोगे रिएक्शन कंप्लीट, मतलब इतनी तेजी से ये संपन्न होती है। तो ये उदासीनीकरण का जो उदाहरण है, आप पार्ट नंबर 5 में, पार्ट नंबर कहीं पर भी आपको कहीं भी आपने न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है जिसमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से क्रिया करता है, मतलब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करता है, तो ये रिएक्शन अत्यंत तेजी से संपन्न होती है। एक और आपको उदाहरण बताते हैं हम। दूसरा उदाहरण आप ये ले समझिए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 जो फोटोग्राफी में उपयोग होता है, ऐसा आपने 5वें पार्ट में संदर्भ में पढ़ा होगा, ठीक है। AgNO3 उसकी अभिक्रिया अगर आप HCl से करवाते हैं, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं, तो क्या होगा, ये Ag और ये Cl, ये तो बना देगा सिल्वर क्लोराइड,
ये सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा और उसका एक अवक्षेप मिल जाएगा आपको सिल्वर क्लोराइड का, और पीछे बन गया HNO3, ये नाइट्रिक एसिड बन जाएगा HNO3। ये अभिक्रिया भी फास्ट रिएक्शन का, तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं, पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना, प्रकाश संश्लेषण, तो पौधों में जो फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं उसको, पौधों में हिंदी भी लिख देते हैं हम लोग, क्या होता है पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण भी किसका उदाहरण है जी, तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। तो तुम्हारी किताब में ऐसी कुछ अभिक्रियाओं के बारे में भी चर्चा कर रखी है जो अत्यंत तेजी से संपन्न हो जाती है। तो वो एक तो उदासीनीकरण का एक रिएक्शन है, एक AgNO3 की HCl के साथ रिएक्शन है, एक पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रकाश संश्लेषण जो है वो भी तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये लीजिए, हमने आपके सामने से क्या पढ़ लिया है, तीव्र अभिक्रिया का मतलब ये है, तो आप सिंपल भाषा में समझे, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके पूरा होने में बहुत कम समय लगता है, जो अभिक्रियाएं अत्यंत तेजी से संपन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को फास्ट रिएक्शन कहते हैं। ये रहे तुम्हारी किताब के अंदर फास्ट रिएक्शंस के जो एग्जांपल, जिसके माध्यम से समझाना चाह रहा है कि भाई बच्चा समझ जाए कि फास्ट रिएक्शंस वाले। तो आप ये देख लीजिए, इतना कम समय में, समय 1 सेकंड ही लगता है, उसमें ये उदासीनीकरण वाला प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की क्रिया हो जाती है। ये AgNO3 की HCl के साथ रिएक्शन है, और पौधों में जो फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस वाला वो प्रोसेस जो होता है वो भी फास्ट रिएक्शन का एक अच्छा एग्जांपल है। तो चलिए आगे मैंने लिखा है अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो मैं इसके संदर्भ में आप लोगों को मैं जानकारी क्या बता रहा हूं, सुनिएंगे। अब जानकारी क्या बता रहा हूं, सुनिएंगे। ये जो मैं तीसरे नंबर का जो आपके पास उदाहरण है, या तीसरे नंबर का उदाहरण जो हमने तीव्र अभिक्रिया के अंदर पढ़ा है, तीव्र अभिक्रिया के अंदर हमने जो पढ़ा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण, इसका अर्धायुकाल जो होता है वो होता है 10⁻12 सेकंड। ये पौधों में होने वाला प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसका अर्धायुकाल। ये अर्धायुकाल होता क्या, हम जानते हैं किसी भी अभिक्रिया में क्या होते हैं, एक तरफ तो होते हैं अभिकारक, और दूसरी तरफ आपस में ये अभिकारक क्रिया करके जो चीज बनाते हैं वो होती है प्रोडक्ट, उत्पाद। और अपने को क्या पढ़ना है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल, अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। इसका मतलब हमें पता चल गया होगा कि अभिक्रिया का अर्धायुकाल का मतलब हमें वो अभिक्रिया, ये अर्धायुकाल एक समय बता रहा है। कौन सा समय बता रहा है, तो वह समय, वह काल जिसमें अभिकारकों की आधी मात्रा जब उत्पाद में परिवर्तन होती है। तो अभिकारकों की आधी मात्रा जितने समय में उत्पाद में बदलती है वह अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। मतलब ये क्या एक टाइम है, कौन सा टाइम है, जिसमें अभिकारकों की आधी मात्रा, अभिकारक बटा 2 लिख दिया, अभिकारकों की आधी मात्रा जितने समय में उत्पाद में बदलती है उस समय को अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। और पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो होता है, इस अभिक्रिया का अगर आपको अर्धायुकाल का समय ध्यान में रखना हो तो 10⁻12 सेकंड होता। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, ये जो टी हाफ होगा, हाफ होगा, वो 10⁻12 सेकंड है। तो किसी ने किसी बंदे ने कोई ना कोई प्रयोग करके इस समय की गणना की होगी, तब ये जाकर के ये आंकड़ा निकला होगा। तो चलिए आपको ध्यान में आ गया कि अभिक्रिया का अर्धायुकाल किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या है, वह समय जिसमें अभिकारकों की आधी मात्रा उत्पाद में बदलती है, उस समय को हम क्या कहते हैं, उस समय को उस अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहते हैं। और आपकी किताब के अंदर ये जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसका अर्धायुकाल दे रखा है 10⁻12 सेकंड। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़े। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हुए क्या चीज पढ़ते हैं, आगे की तरफ आपको यहाँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि अब हमको मंद अभिक्रिया पढ़नी है, और वो भी उदाहरण सहित पढ़नी है। तो चलिए मंद अभिक्रिया को हम उदाहरण सहित पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि आपको शब्द से ही पता चल गया होगा कि मंद अभिक्रिया का मतलब क्या होगा, ये तो बिल्कुल आपको शब्द से ही पता चल गया कि क्या होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में अधिक समय लगता है। क्या होता है, जिसको पूरा होने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। अधिक समय का मतलब, ठीक है, जिसको पूरा होने में कई घंटे, कई दिन, कई वर्ष लगते हैं,
जिनको पूरा होने में, या यूं तो लिखो तो ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में अधिक समय लगता है, या ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में कई घंटे लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? मंद अभिक्रिया कहते हैं। मैंने केवल हिंट के रूप में अधिक समय लगता या घंटे दिन वर्ष लिखा, आपको ध्यान में आ गया होगा कि जो स्लो रिएक्शन है मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा होने में अधिक समय लगता है, अर्थात कई घंटे, कई दिनों या कई वर्षों के बाद जो अभिक्रिया पूरी होती है, ऐसी अभिक्रिया को हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। उसका उदाहरण देखिए आप लोग, उसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। मंद अभिक्रिया का बड़ा फेमस उदाहरण जो है, लोहे पर कई साल लग जाते हैं, लोहे पर जंग लगते लगते हैं। तो लोहे पर जंग लगना एक स्लो रिएक्शन का उदाहरण है। आपने हिंदी में लिख दिया लोहे पर जंग लगना। ये क्या है? एक मंद अभिक्रिया का अच्छा सा उदाहरण है। उदाहरण से समझे तो ये जो आयरन है उसको अगर हवा लगे, उसको अगर पानी लगे, हवा लगती रहेगी, पानी लगता रहेगा और वो लोहा खराब हो जाएगा, आयरन खराब हो जाएगा। पर ये गतिविधि क्या कहलाती है? जंग लगना। इसका मतलब वो Fe2O3 डॉट लगा करके उसके साथ जल के अणु जोड़ देते हैं, 3H2O। अब इसको संतुलित करने की दृष्टि से अगर आप देखो तो यहां 2 लगा दो, यहां 6 लगा दो, और ये संतुलित करने की दृष्टि से देखो तो आगे इस पर क्या लगा देते हैं? 3 लगा देते हैं, 4। तो 4 आयरन के अणु संतुलित करने का दृष्टि से, 3 ऑक्सीजन के अणु से, O2 के अणु से, और 6 जल के अणु आपस में जुड़े, काफी समय लगा, और ये है आपके साथ, यूं समझ लो कि ये जंग लग गया, फिर वो लोहा, वो आयरन खराब हो गया। ये आपको एक उदाहरण है जो किताब के अंदर जिक्र करता है। एक और उदाहरण बताता हूं आपको, KClO3 का टूटना जो होता ना, जो KClO3 आगे जाकर के जब KCl और O2 ऑक्सीजन गैस में टूटेगा, तो ये जो अभिक्रिया है KClO3 के टूटने की, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड के इसके टूटने की इसके टूटने की जो ये समीकरण है, ये अभिक्रिया है, वो भी बड़ी मंद अभिक्रिया, बहुत समय लगाएगा इसमें, काफी समय लगेगा इसके अंदर। संतुलित करने की दृष्टि से जरूर आप आगे पाछे कर सकते हैं कैसे संतुलित करें। यहां आप 2 लगा दो तो 2 KCl बन जाएगा, ये टूटेगा, इसका 3O2 है, यहाँ 3 लगा दीजिए, संतुलित हो जाएगी। तो 2 KClO3 के अणु टूटेंगे तो 2 KCl बनेंगे और 3 ऑक्सीजन गैस के अणु बनेंगे। तो ये बड़ी स्लो रिएक्शन है। आगे जाकर के इसी पार्ट के अंदर जब हम उत्प्रेरक पढ़ रहे होंगे तो इसी अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर कोई उत्प्रेरक मिलाएंगे, फटाफट हो जाएगी। तो ये समीकरण आपको उत्प्रेरक पढ़ते समय भी आपको मिलेगी। एक बड़ा फेमस रिएक्शन है, जिस फेमस रिएक्शन को हम लोग पढ़ते थे एस्टरीकरण के रूप में। तो वो वाला आप समझिए, आपकी किताब के अंदर तो एस्टरीकरण शब्द नहीं लिख रखा, लेकिन मैंने लिख दिया कि एस्टरीकरण की जो रिएक्शन होती है वो भी बड़ी समय खाती है, उसमें भी बहुत पूरा होने में काफी समय लगता है। तो समय लगता है तो वो रिएक्शन कौन सी है? हमारा एक उदाहरण है जो सिरके में पाए जाने वाला CH3COOH, जिसको हम एथेनोइक या एसिटिक अम्ल बोलते हैं, एसिटिक अम्ल बोलते हैं। ये एसिटिक अम्ल है, और ये एसिटिक अम्ल ने किससे क्रिया किया? एथेनॉल, ठीक है। ये एथेनॉल एक अल्कोहल है, दारू, उसका फॉर्मूला समझ के आप ये इससे अगर रिएक्शन करें तो होगा क्या? इसमें आप लोग समझे, यहां से H उठा लो, यहां से H उठा लो, और ये OH उठा लो, तो ये तो क्या बन गया? पीछे की तरफ H2O, और बाकी शेष क्या है? शेष जिसकी गंध फलों के जैसी है वैसी पदार्थ बनेगा, जिसको हम लोग एस्टर बोलेंगे। तो क्या बना? CH3COO, और पीछे बच गया C2H5। ये क्या है? एस्टर है। तो ये अभिक्रिया भी आपका स्लो रिएक्शन का उदाहरण है। तो तुम्हारी किताब में लोहे पर जंग लगना हो, एस्टरीकरण का समीकरण हो, या KClO3 का टूटना हो, ये मंद अभिक्रियाओं के उदाहरण है। अगर आपको केवल और केवल उसको परीक्षा की नजर से ही देखना है तो आप लोग सीधा देख सकते हो क्या कि भाई हाँ, कि भाई मंद अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण लिखो। तो तीनों में से किसी को भी चुनो, 4 3 6 2, 4 आयरन के, 3 O2 के, 6 H2O के, और 2 जंग लग गए, Fe2O3.3H2O, ये जंग का एग्जांपल। KClO3 के 2 अणु टूटे तो 2 KCl बन गए, 3 O2 बन गए। तो ये केवल एक अणु है, एथेनोइक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, ये एथेनॉल का, और आगे जाकर के एस्टर बन गया जी, ये एथेनॉल का। तो लीजिए, हमने आपके सामने मंद अभिक्रिया के भी उदाहरण लिख दिए। तो अब आइए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में कुछ जानते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो हम आपके सामने जो मिटा रहे हैं वो क्या मिटा रहे हैं? हम मिटा रहे हैं मंद अभिक्रियाओं के उदाहरण। लोहे पर जंग लगना हो, KClO3 का टूटना हो, या एस्टर का बनना हो, ये मंद अभिक्रियाओं के अच्छे खासे उदाहरण हैं। अब आप देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं।
तो अब आपको समझना है इस चीज को। अब ये क्या है, आप लोग इसको थोड़ा इसकी विशेषताएं समझेंगे, उसकी विशेषता से उसकी फिर परिभाषा हम करेंगे। तो आप समझ लीजिए पढ़ना क्या है। सबसे पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। मतलब अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है, एक ही दिशा में संपन्न होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल अभिकारक से उत्पाद बनते हैं, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते हैं, अर्थात जो एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, जो एक ही दिशा में संपन्न होती है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। और देख लीजिए इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है। जो अभिकारक आपस में क्रिया करते रहेंगे तो उसकी सांद्रता कम होती जाती है और उत्पादों की जो सांद्रता, उत्पाद जो है वो बढ़ते जाते हैं, उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाती है। और अगर बाई चांस अभिकारक आपस में क्रिया करके खत्म हो गए, बाई चांस अगर अभिकारक ने आपस में खत्म हो गए तो अभिकारकों की मात्रा, अभिक्रिया पूरी होने पर अभिकारकों की मात्रा इसमें शून्य भी हो सकती है। अगर अभिकारक आपस में क्रिया करते करते अगर खत्म हो गए तो क्या हो सकता है, ये शून्य भी हो सकती है। तो ऐसी कुछ विशेषताएं लिखी हैं। अब इसको लपेटे में लेकर के परिभाषाएं लिखे तो समझो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं, अर्थात जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, जिसमें निरंतर अभिकारकों की सांद्रता कमी होती रहती है और उत्पादों की सांद्रता बढ़ती रहती है, और जिसमें अभिक्रिया पूर्ण होने पर अभिकारकों की मात्रा शून्य हो जाती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अगर इसके कुछ उदाहरण लिखने हो बाई चांस, इसके अगर माने कोई उदाहरण लिखने हो कि इसका उदाहरण से समझना चाहें तो उदाहरण लिखने हो तो वो उदाहरण हम आपके बीच में लिखते हैं, उसको समझेंगे। एक बड़ा फेमस है जिसको आपने उदाहरण के रूप में कहीं लिखा होगा, वो मैं यहाँ नीचे की तरफ लिखता हूँ, देखिए C+O2CO2 संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण भी लिखा होगा। ये कोयले का दहन है। इसका मतलब है कि अगर आप कोयला जला या कार्बन जला, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जला और CO2 बना तो आप CO2 से दोबारा ये नहीं बना सकते। और ये जो चिन्ह मैंने आपके बनाया ना, तीर का निशान, ये तीर का निशान अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की निशानी है। ठीक है जी। अगला मेथेन का दहन बता दीजिए। मेथेन का दहन, मेथेन गैस है CH4, उसका अगर दहन करोगे तो O2, अगर इसका दहन करोगे तो फिर क्या बनेगा, एक तो बनेगा CO2 और एक बन गया H2O। संतुलित करने की दृष्टि से यहां देखो तो हाइड्रोजन 4, यहां देखो 2, यहां 2 लगा दिया। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, यहां ऑक्सीजन हो गए 2, ठीक है, और यहां ऑक्सीजन 2 तो 4, यहां 2, ठीक है, एकदम बैलेंस इक्वेशन होगी। तो ये मेथेन का दहन, कोयले का दहन और मेथेन का दहन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक बार मेथेन जल गया, ये उत्पाद बन गया, तो इस उत्पाद के सारे आप दोबारा अभिकारक नहीं बना सकते। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में चलती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद तो बनते हैं लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनते हैं। इसमें अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाती है, इसमें उत्पाद की सांद्रता इंक्रीज होती जाती है, बढ़ती जाती है, और अभिकारकों की मात्रा इसमें शून्य हो सकती है। उदाहरण हमने आपके सामने दोनों लिख दिए। और मिटा करके आज की अंतिम चीज पढ़ते हैं, और वो चीज पढ़ते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया उदाहरण के साथ। चलिए, तो अब देखिए हमारा अगला रिएक्शन, हम मिटा क्या रहे हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को मिटा रहे हैं। लीजिए, हमने आपके सामने इस व्हाइट बोर्ड पे से क्या मिटा दिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को मिटा दिया है। चलिए अब अंतिम चीज पढ़ते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया उदाहरण के साथ। तो चलिए क्या पढ़ते हैं, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया। लीजिए, अब इसके बारे में क्या, अब उसका ठीक उल्टा, इसमें क्या है, अभिकारक से या अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, उसी समय उत्पाद भी आपस में
अभिकारकों में बदल रहे हैं। मतलब जो अभिक्रिया दोनों दिशा में संपन्न होती है वह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं और उत्पाद से पुनः अभिकारक बन रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जो अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह जो होता है ऐसा होता है। अगर अभिकारक से आप समझो, अभिकारक से अगर उत्पाद बन रहे हैं तो इसको तो अभिक्रिया कहेंगे अग्र अभिक्रिया, एंड अगर उत्पाद से दोबारा अभिकारक बन रहे हैं तो इस अभिक्रिया को आप लोग कह सकते हैं प्रतीप अभिक्रिया। तो अभिकारक का उत्पाद बनना अग्र है और उत्पाद का अभिकारक बनना प्रतीप है। मतलब जो अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है, इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक जो है, अभिकारक, इन अभिकारकों की सांद्रता कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है। और ये अभिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अभिकारक और उत्पादों की दोनों की तरफ सांद्रता बराबर नहीं हो जाए। तो आप लोग पता होना चाहिए, अभिकारकों से उत्पाद बन रहा है, उत्पाद से अभिकारक बन रहा है, ऐसी अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये दोनों दिशा में चलती है, इसमें अभिकारकों की सांद्रता कभी जीरो नहीं होती है। अनुत्क्रमणीय तो जीरो भी हो सकती है, अभिकारक खत्म हो सकते हैं उत्पाद में कन्वर्ट होने के बाद। अब इसके उदाहरण क्या है? इसके बड़े फेमस उदाहरण वो है जो आपने पहले ही पढ़ लिया होगा रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण में। वो उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण नंबर आप इसको समझिए, अमोनिया का बनना। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करेगा तो अमोनिया बनेगी। अगर आप इसको संतुलित करोगे तो ये दो अमोनिया के अणु, 3 दूनी 6 और 3 हाइड्रोजन, एक N2 गैस 2 हाइड्रोजन के अणु से क्रिया करके ये काम करेगा। एक और फेमस उदाहरण लिखते हैं हम लोग, लेकिन ये चिन्ह हमने गलत बना दिया। चिन्ह ऐसे बनाना पड़ेगा हमको। चिन्ह ये उत्क्रमणीय का ये ऐसा चिन्ह बनेगा। इसका मतलब इससे अभिक्रिया करके अमोनिया बनेगा तो अमोनिया टूट करके दोबारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ही बना सकता है। एक और फेमस रिएक्शन होता है पानी, H2O। वो अगर आप कार्बनिक अम्ल H2CO3 से क्रिया करें तो वो क्या करता है? एक धनायन बनाएगा और एक ऋणायन बनेगा। धनायन तो बनेगा H3O हाइड्रोनियम आयन, और उसके साथ एक ऋणायन बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3। ये अगर आप वापस में क्रिया कर ले तो वापिस ये अभिकारक बन जाएंगे। तो ये भी बढ़िया उदाहरण है। एक है हमारे खून के अंदर जो हमारा रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन होती है, रक्त में हीमोग्लोबिन के द्वारा O2 व CO2 का जो परिवहन है, वो परिवहन भी किस प्रकार का उदाहरण है? वो भी उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का उदाहरण है। तो जिन उदाहरणों की हमने चर्चा की है वो सारे के सारे उदाहरण वो हैं जो किताब के अंदर लिखे हुए हैं। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ा है? हमने इस वीडियो के अंदर वेग के आधार पर अभिक्रिया के दोनों प्रकार, तीव्र अभिक्रिया उदाहरण सहित और मंद अभिक्रिया उदाहरण सहित पढ़ा है। इसके साथ हमने अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का मतलब और किताब और पाठ्यक्रम के अंदर शामिल उदाहरणों से उसको समझने का प्रयास किया है। अभी के लिए केवल बस इतना ही। मैं नारायण लाल खारोड़, आदर्श विद्या मंदिर, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा।